नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य एक और नए पॉडकास्ट के साथ। और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट को ज्वाइन कर रही हैं अंबर जैदी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। स्वागत है अंबर आपका। अभी हाल फिलहाल में हमने इंटरनेशनली कई खबरें देखी हैं जो डेवलप हुई हैं, उसका रिएक्शन इंडिया में भी देखा गया है, खासकर लखनऊ में, कश्मीर में, और कई पॉलिटिशियंस के रिएक्शन भी सामने आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के मारे जाने की, और उसके बाद इसके कई जगह से रिएक्शन देखने को मिले। इसको लेकर इस देश में दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो नसरल्लाह के मारे जाने को लेकर एक सिंपैथी तैयार करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा पक्ष वो है कि जो ये कह रहा है कि टेररिस्ट के मारे जाने से इस तरह की सिंपैथी क्रिएट नहीं की जानी चाहिए। तो क्या सोचता है इस देश का मुस्लिम वर्ग, इस पे क्या डिबेट चल रही है, इस पर आज डिटेल से बातचीत करेंगे। अंबर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, रूमी दरवाज़ा लखनऊ का बहुत फेमस टूरिस्ट पॉइंट भी है, एक लैंडमार्क भी है। वहाँ पे अचानक जिस दिन ये खबर सामने आती है कि जो हिजबुल्लाह चीफ है वो मारा गया है, वहाँ पर रात के वक्त में अचानक सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। उनके हाथ में नसरल्लाह के पोस्टर होते हैं, उसको मार्टर बताते हैं, विरोध करते हैं, इजराइल के खिलाफ नारे लगाते हैं। ना हिजबुल्लाह से हमें कोई लेना देना, ना नसरल्लाह से कोई लेना देना। जो कि एक टेरर आउटफिट है, हम उसको, वो लोग उसको टेरर आउटफिट मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये किस तरह से डेवलप हुआ इस कंट्री के अंदर, या फिर ये किस तरह के सोच के लोग हैं? देखिए विवेक, ये जो आज जिस कंसर्न को आप रेज करने की कोशिश कर रहे हो, ये बात मैं कई सालों से अपने प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मैं करती आई हूँ कि ईरान, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो सुन्नियों के लिए एपिसेंटर माना जाता है सऊदी अरेबिया, और शिया मुसलमानों के लिए ईरान एपिसेंटर होता है। तो वहाँ से जिस तरह से मुसलमानों को रेडिकलाइज करने के लिए फंडिंग पंपिंग इंडिया में हुई है, सऊदी का तो सबको पता है, लेकिन ईरान ने भी बहुत बड़ी स्तर पर भारत में शिया मुसलमानों को रेडिकलाइज करने के लिए फंडिंग पंपिंग की है मदरसों के माध्यम से और मौलानाओं के माध्यम से। जैसे कि एक जनरल परसेप्शन अब तक भारत में ये हुआ करता था कि शियाज काफ़ी पढ़े लिखे समझदार होते हैं, दे आर लिबरल एंड ऑल लाइक दैट। तो वो अप्रोच कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ 2 डिकेड्स ईरान ने उसको कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश की है। जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है। जैसे कि हम हिजाब, बुर्के और अबाया की बात करते हैं। मैं पिछले 5-6 सालों में ही अपनी ऑब्जर्वेशन, अगर मैं दिल्ली के ही जो मुस्लिम लड़कियां, इनफैक्ट स्पेशली फ्रॉम शिया कम्युनिटी, जो बिना बुर्के हिजाब के घूमा करती थी, आज जो ईरानी अबाया में घूमती हैं, इनफैक्ट दस्ताने, मोज़े और सब कुछ पहनती हैं। छोटी बच्चियां भी आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेंगी, और ये बदलाव पिछले कुछ सालों में हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं जब अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करती है, अपने इंटरेस्ट होते हैं कंट्रीज़ के, लेकिन मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी भी कंट्री को बायलैटरल टाइज इतने ज़्यादा नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि ईरान के साथ भारत के बहुत बेहतर रिश्ते हैं, लेकिन ये जो एक कंसर्न है शियों में, क्योंकि मैं खुद शिया हूँ और हमारे पूरे कम्युनिटी में हिजबुल्लाह को एक पायज़ आर्मी के तौर पे देखा जाता है कि अल्लाह की एक आर्मी है जो हक के लिए। हिजबुल्लाह का मतलब तो मुझे to be honest, I don't know the meaning of it. But again, हिजबुल्लाह जो आर्मी है, हम सब जानते हैं कि प्राइवेट मिलिशिया है जो कि ईरान की प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह की बात करें या फिर हम हूतीस की बात करते हैं, तो ये ईरान के लिए ईरान प्रॉक्सी वॉर्स करते हैं जो इंटरेस्ट एग्जैक्टली। हमास एक सुन्नी मिलिशिया है, लेकिन अगेन वो भी एक प्राइवेट मिलिशिया है। तो हिजबुल्लाह की बात करें या फिर आप हमास की बात करें या फिर हूतीस की बात करें, हूतीस और हिजबुल्लाह शिया मिलिशिया है और हमास सुन्नी मिलिशिया है। लेकिन हूतीस का अपना एक यमन को लेके उनका अपना एक मुद्दा है, हमास और हिजबुल्लाह का है गाज़ा को लेकर। तो जो भी है, ये सारे कंसर्न और जो इंटरेस्ट हैं जियोपॉलिटिकल या पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ये ईरान के हैं। तो ईरान की पॉलिटिक्स के लिए भारत के मुसलमान सड़कों पर क्यों उतरे? देखिए, मैं फिर बात करती हूँ गज़ा की या फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन में जो कोई भी आम नागरिकों पर हमला हो रहा है, जहाँ पर भी मासूम मारे जा रहे हैं,
हम उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, हमें उठानी चाहिए। जो भी भारत सरकार का भी स्टैंड है, भारत सरकार की वही नीति है। आप चाहे बात करें फ़लस्तीन में मारे गए लोगों की, या फिर हम इजरायली नागरिकों की हत्या की बात करते हैं, तो हमें, अगर हम आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं तो हमारे फिर उसमें बायसेस नहीं होने चाहिए। अगर इजरायली नागरिकों के ऊपर हमास हमला करती है, उनको बंधक बनाती है, उनकी महिलाओं को रेप करती है, नंगा सड़कों पर निकालती है, परेड कराती है, बच्चों को वन में गर्म करके मार देती है, या इतने दिनों से बंधक बना के रखा गया, और जिसकी वजह से ईरान ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उकसाया इजराइल को। एग्जैक्टली तो जो उकसाव, अगर आप टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि आज के दौर की हम बात करते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि हम इमोशंस से सिर्फ वार लड़ सकते हैं, ऑल्दो इमोशंस चाहिए भी होते हैं किसी भी जंग को जीतने के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजिकल वॉर आज के दौर में, एग्जैक्टली इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बेस, एजुकेशन, इन्वेंशन, सब कुछ इजराइल का है। जिन्होंने ये सारी चीज़ें इन्वेंट की हैं, आप उनसे कैसे आप लड़ सकते हो? अगर आप टेक्नोलॉजिकली उतने एम्पावर और उतने रेडी नहीं थे, तो आप क्यों आपने उसको जाकर आपने पोक किया? आज पेजर, वॉकी टॉकी, ये सारा कुछ हमने ब्लास्ट होते हुए देखा। वहाँ से पोल खुल जाते हैं कि आप कितना इस वॉर के लिए रेडी थे। आज देखिए, हमास चीफ मारा गया, हिजबुल्ला की पूरी लीडरशिप को ख़त्म धीरे धीरे करके किया है इजराइल ने, आईडीएफ ने। लेकिन अभी तक ईरान जब भी ऐसा कुछ होता है कहता है कि हम रिटेलिएट करेंगे, बदला लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो इस वॉर में नहीं आ रहा है। ईरान का इस ऑल आउट वॉर में आने का मतलब है कि उधर से अमेरिका इसमें आएगा, और अमेरिका इसमें आता है तो ईरान का इराक बनते देर नहीं लगेगी। मैं फिर से वापस आपको क्वेश्चन पे लाता हूँ। जब गाजा वॉर शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू हुए, और उस प्रोटेस्ट में ये मांग की गई कि इंडिया इंटरफेयर करे और गाजा वॉर रुकवाए, और फिलिस्तीन को जो एड है वो भेजे। हमने फिलिस्तीन को एड भेजी, हमने सहायता दी, लेकिन वॉर में इंटरफेयर करना ये इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया हमेशा पीसफुल कंट्री रहा और शांति की बात करता रहा है, और हमेशा कहता भी रहा है कि भाई युद्ध से कोई समाधान नहीं हो सकता। लेकिन मैं इसके दूसरे एस्पेक्ट पे आ रहा हूँ। गाजा पर हमला होता है तो उस देश में प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, हिजबुल्ला का चीफ मारा जाता है तो इस देश में प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। इस देश का मुसलमान किसके साथ है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आज हम अगर पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, जो इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर गाज़ा, या जो कोई भी बात करें, क्योंकि बहुत सारे पार्टीज वर्सेस इजराइल हो रहा है, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, जो गाज़ा की पूरा मुद्दा है, इसमें अगर आप बात करते हैं, देखिए मैंने जो पहले बात कही वो ये है कि आप ग्लोबली अगर आप टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं, आप ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर बायसेस नहीं होने चाहिए। जो ये मसला है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये बातचीत से ही सुलझेगा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वार का दौर नहीं है और बात करके ही रास्ते निकाल सकते हैं। लेकिन हम जब भारत के मुसलमानों की बात करते हैं, तो भारत में जो मुसलमान हैं, आप अरब के या ईरान के मुसलमानों को देखें तो भारतीय मुसलमानों को अपने बराबर के स्तर का नहीं समझते हैं। उनको पता है कि ये हिंदी हैं, हमसे कम हैं, हमसे निचले स्तर के हैं। लेकिन क्योंकि इस्लाम में उम्मा का कॉन्सेप्ट है, यानी कि राष्ट्र का, नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है उम्मा। आज भी ईरान ने इनफैक्ट जो सुप्रीम लीडर खामनेई हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि उम्मा यूनाइट हो और इजराइल को जवाब देने के लिए सब एक प्लेटफॉर्म पर आए। इनफैक्ट कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक ट्वीट सुप्रीम लीडर खामनेई की तरफ से आई थी, जिसमें उन्होंने उम्मा को एड्रेस करते हुए कहा था कि आज अगर गज़ा में, भारत में या फिर म्यांमार में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, अगर हम उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलते तो हम उम्मा नहीं हैं। उम्मा का अगर बात करें तो जो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, उससे ही उम्मा का कॉन्सेप्ट बर्स्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट से ही ये उम्मा की वजह से कॉन्फ्लिक्ट है। उम्मा की वजह से कॉन्सेप्ट नहीं, उम्मा की वजह से कॉन्सेप्ट नहीं, उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड, सारे मुसलमान विश्व में जो हम एक साथ हैं, एक हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे एक नहीं है। यहाँ पर ईरान का ये इनडायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट है, प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है इजराइल के साथ। आप इसमें देखिए, जैसे ही हमास की मैंने बात की, हमास सुन्नी मिलिशिया, हिजबुल्ला और हुतीज है शिया मिलिशिया। अब जैसे ही लगातार हम इजराइल की तरफ से इन हमलों को लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं, हमास लीडरशिप, हिजबुल्ला, सबको लगातार ख़त्म किया जा रहा है। सिविलियंस मारे गए, लगभग 37,000 सिविलियंस गाज़ा में, फ़लस्तीन में मारे गए हैं।
सुन्नी जो ओआईसी या इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कहते हैं सऊदी अरेबिया को, सऊदी अरेबिया को देखो पूरी तरह से एक बहुत ही डिप्लोमेटिक स्टैंड सऊदी अरेबिया, या फिर हम जेपीसी की बात करते हैं जिसमें यूएई के जो कंट्रीज़ आते हैं, उनका पूरा क्लियर स्टैंड है कि हम लेबनान की सॉवरेनिटी के सपोर्ट में हैं। लेकिन जो इस लीडरशिप के ऊपर हमले हो रहे हैं उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। अगर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो मेजर 57 कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सुन्नीज ग्लोबली बहुत ज़्यादा है, शिया तो चंद है पूरे एग्जैक्टली इसमें वो नहीं आ रहा है। जो फ़लस्तीन गाज़ा है वो सुन्नी है, वहाँ पे एक भी शिया नहीं है। तो इसमें कोई भी नहीं आ रहा क्योंकि सब अपनी अपनी कंट्री और अपने अपने इंटरेस्ट के लिए को सेफ गार्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट मोहम्मद बिन सलमान ने 3 दिन पहले ही ये डिक्टेट जारी किया था कि किसी भी मस्जिद में कोई भी इमाम फ़लस्तीन का नारा नहीं लगाएगा। सऊदी अरेबिया में, मक्का मदीना में किसी भी तरह के राजनीतिक नारों की कोई जगह नहीं है। सऊदी अरेबिया में जगह नहीं है, 57 मुल्कों में कोई जगह नहीं है, लेकिन भारत में जगह है। भारत में आप सड़कों पर उतरेंगे बिना ये सोचे समझे कि आखिर ये है क्या चीज़। आप थोड़ा गाज़ा, फ़लस्तीन या जो इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है इसको पढ़ने समझने की तो कोशिश करें। ये ईरान की राजनीति है। ईरान की राजनीति के लिए हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को और अपने आप को क्यों बदनाम कर रहे हैं। वो शिया कम्युनिटी जो आज से 4 दिन पहले तक भी लोग ये बोला करते थे शिया बहुत अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे समझदार होते हैं, आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप बिल्कुल गाज़ा के लोगों के साथ खड़े हुए उसको कंडेम कीजिए जो इजराइल मार रहा है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। लेकिन आप वो इंटरनेशनली जो डिक्लेयर्ड एक प्राइवेट मिलिशिया है जिसको टेरर आउटफिट के तौर पे देखा जाता है, आप ना माने उसको कि वो टेररिस्ट नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट मिलिशिया का काम क्या होता है कि आप किसी के लिए लड़ रहे हैं। किराए के गुंडे जो होते हैं, जैसे कि हम किलर्स नॉर्मली बोलते हैं, हायर किए जाते हैं। तो अगर कोई देश अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए प्रॉक्सी वार करवा रहा है तो आपको ये भी तो समझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना समझ के अगेन वही है कि भारत में जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ होता है, और ये इतने सालों से जो रेडिकलाइजेशन हुआ है उसी का नतीजा है कि आज देश भर में शिया सड़कों पर नजर आ रहे हैं आपको। इसमें 2 चीजें आपने कही। एक तो है क्या आपने कहा कि भी ईरान से जो फंडिंग हुई है ये उसका नतीजा है। एब्सोल्युटली ईरान करता है फंडिंग। लखनऊ में जो मदरसे हैं जितने भी लखनऊ, दिल्ली, पूरे ऑल अक्रॉस कंट्री वो ईरान से फंडिंग जी आती है। ईरान से फंडिंग आती है। तो इस वजह से ये प्रोटेस्ट हुए हैं। तो ये प्रोटेस्ट एक तरह से नॉट एग्जैक्टली, नो नो नॉट ऐसा नहीं। मैं सिर्फ करी माइंडसेट तैयार करने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ 2 डेकेड्स लोगों को इस तरह से रेडिकलाइज करना कि ईरान ही सब कुछ है, ईरान जो सुप्रीम लीडर कर रहे हैं वो अल्लाह का फरमान है, वो इस्लाम का हिस्सा है। इस ईरान की राजनीति और इस्लाम दोनों अलग चीज़ें हैं, ये हमें समझना होगा। आपने उम्मा के कॉन्सेप्ट की बात की, उसमें देश का कोई मतलब हिसाब किताब नहीं रहता। उसमें रहता है कि ओवरऑल जो जितने मुस्लिम हैं सब एक। चलिए मैं मानती हूँ, वैसे तो हम अगर भारत की बात करें तो भारतीय मान्यता है वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। हम पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। बिल्कुल हमारा परिवार है, हमारे कहीं भी किसी के साथ गलत होता है मानवता के लिए हमें खड़ा होना चाहिए, लेकिन हमें सही और गलत का एग्जैक्टली कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं। हम सही और गलत तो हर जगह है। राष्ट्र की बात इस्लाम में भी है, हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान। आपके देश प्रेम आपके ईमान का हिस्सा है, ईमान का नफ्स है, तो आप वो क्यों भूल जाते हैं। जो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें सामने आती हैं उससे सवाल खड़ा होता है। और मुझे लगता है कि जो एक इस्लाम में मौलानाओं के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है उसका नतीजा है ये, क्योंकि लोग उनका कहा बिल्कुल अल्लाह की वाणी मानते हैं और सोचने सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आप किसी और से ना सुनिए, एटलीस्ट खुद सेल्फ स्टडी कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट को समझिए कि आप क्या है। अभी एक महबूब अली समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि 27 में हमारी सरकार बनने जा रही है यूपी में, क्योंकि हमारी आबादी इस हिसाब से बढ़ी है और हम सरकार सत्ता में आ रहे हैं। तो ये भी क्या इसी कॉन्सेप्ट का या फिर इसी सोच का हिस्सा है कि हम आबादी बढ़ाएंगे तो हम सरकार में आएंगे, फिर हम अपनी बात करेंगे, अपना काम करेंगे। अगर आबादी इतनी इफेक्टिव होती तो आज 180 करोड़ मुसलमान 75 लाख जूस से हारे ना होते। क्वालिटी मैटर्स। जूस 75 लाख है, लेकिन टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन, इरिगेशन सब कुछ उनके पास है। उनका सब कुछ है। आप तो नंबर से कॉन्सेप्ट क्या है? आबादी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भारत में चलाया जा रहा है। सिर्फ आबादी बढ़ाइए, अपना नंबर बढ़ाइए, आप अपनी राजनीति कीजिए। ये भारतीय राजनीति का हिस्सा है, ये सेक्युलर पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि
कि आप पूरे दुनिया पर गलबा पा लीजिए। ऑफ कोर्स ये इस्लाम में भी सिखाया जाता है कि गज़वा हिंद की बात होती है, पूरी दुनिया पे गलबा पाने की बात सिखाई जाती है कि हम एक दिन पूरी दुनिया पे हमारा वर्चस्व होगा, हम पूरी दुनिया इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आज के दौर में जब इस्लाम पे और मुस्लिम कम्युनिटी आज एक ऐसे पेडेस्टल पर खड़ी है कि कोई वर्ग ऐसा बाकी नहीं है जो जिसकी स्क्रूटनी नहीं हो रही है। तो जो ग्लोबल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुझे लगता है जो इस तरह के कंट्रोवर्शियल कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं या टर्म्स हैं जिसमें हम काफिर की बात करते हैं, जिसमें हम नेशनहुड की बात करते हैं या उम्मा के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको रिकंसीडर करना चाहिए और एक बेटर और पॉजिटिव नैरेटिव के साथ मुझे लगता है कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना चाहिए। क्योंकि अब देखिए 180 करोड़ मुसलमानों को आप कन्वर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन एक कोएग्जिस्टेंस के साथ अगर आप रहें पीसफुली। यूके में आप देखिए मुसलमानों को बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि आप पहले तो नेदरलैंड्स में हालात काफी खराब हैं। एग्जैक्टली नेदरलैंड्स में काफी एग्जैक्टली इशू हो गया। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। जर्मनी में हो रहा है, फ्रांस में हो सब रहा तो है। गलत नहीं हो सकते ना, सब पूरी दुनिया गलत नहीं हो सकती। अगर हम जहाँ कहीं भी हैं हमें ही शिकायतें हैं हर मुल्क से, वहाँ पे हम ही प्रॉब्लम क्रिएट करें, हमें ही सारी प्रॉब्लम फेस करना होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रॉब्लम है ना। तो इंट्रोस्पेक्शन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। नहीं, लेकिन रेडिकलाइजेशन तो कम नहीं हो रही। मतलब इसके लिए कभी कभी मदरसों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, कभी मौलानाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है, कभी ये भी कहा जाता है कि वो इस्लाम को अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, बताते हैं और शिक्षित करते हैं जिससे कि उनका इंटरेस्ट सध सके। देखिए अगेन भारत में अगर हम मदरसों की या मदरसा एजुकेशन की बात करते हैं तो अभी रिसेंट हेमंत बिस्व शर्मा का बयान भी था जो उन्होंने हरियाणा में एग्जैक्टली उन्होंने कहा। लेकिन मुझे लगता है अगेन भारत में मदरसों से ज़्यादा जो जनरल एजुकेशन या स्कूल्स हैं उसकी ज़रूरत है। मदरसा शिक्षा जो है वो वैसे भी समान शिक्षा के अधिकार के विरुद्ध है। बच्चे उस उम्र में आ जाएं जब वो अपने लिए कोई स्ट्रीम या एजुकेशन या कोई कोर्स चूज़ कर सके, तब तक सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। हर बच्चे का अधिकार है कि उसको साइंस मैथ्स एजुकेशन जनरल एजुकेशन मिले। और भारत में हम बात करते हैं हज़ारों की संख्या में मदरसे हैं। यूपी में ही सिर्फ 25,000 मदरसे हैं, जिसमें से 850 जो अभी सर्वे हुआ था उसमें 8,500 मदरसे ऐसे थे जो कि रिकग्नाइज नहीं थे, और उसमें से भी लगभग 6,500 मदरसों को एसआईटी ने ये पाया कि वो अपनी सोर्स ऑफ फंडिंग को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि उनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो इन मदरसों में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा अहम है कि वहाँ पर एक अलगाववाद का माहौल होता है। एक ही कम्युनिटी के बच्चे हैं, हम जनरल स्कूल में जाते हैं, आपके क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम सब तरह के बच्चे होते हैं, उनको कोएग्जिस्टेंस उनको समझ में आती है, समानता की भावना, एक दूसरे को धर्म को सम्मान करना, दूसरे धर्म के लोग किस तरह से रहते हैं, हम एक साथ एक माहौल में कैसे रहेंगे, समान एजुकेशन और ऑल्सो जो क्वालिटी एजुकेशन है। और हम इतनी बड़ी संख्या में मदरसों में बच्चों को भेजकर ह्यूमन बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। भारत जो आज ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है, हमारे पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमारे देश से सीईओज निकल के जाते हैं जो टॉप सीईओज हैं। अब ज़रा सोचिए कि हम एक तरफ बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की, इधर हमारे मदरसों से बर्डन निकल के आ रहा है जो हम ना अपने लिए कुछ कर सकते हो ना देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि आपके जो नागरिक हैं, जिसमें छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, उनके हर तरह के अधिकार सुनिश्चित हों और उनको वो अधिकार मिले जो उनका वो जिसके वो हकदार हैं। तो मुझे लगता है कि मदरसों को मॉडर्नाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इनफैक्ट मुझे तो लगता है मदरसे होने भी नहीं चाहिए, स्कूल होने चाहिए बच्चों के लिए। लेकिन जो मदरसा कॉन्सेप्ट है वो तो कहते हैं इस्लाम में अनिवार्य है, बच्चों को मदरसा जाना ज़रूरी है या फिर पढ़ना ज़रूरी है या धार्मिक शिक्षा लेनी ज़रूरी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मदरसा जाना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने दीन के धर्म के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि आप जो दीन धर्म फॉलो कर रहे हैं वो क्या है। कुरान पढ़ना, कुरान को जानना ज़रूरी है। आप मदरसे में जाकर धार्मिक शिक्षा, हदीस, कुरान पढ़ें, हर बच्चा पढ़े, मॉडर्न एजुकेशन को छोड़कर आप वही पढ़ें, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। बल्कि इस्लाम तो जो कहता है कि आप इल्म हासिल करने के लिए चीन भी चले जाइए, क्योंकि चीन उस वक्त में दूर हुआ करता था, यातायात के साधन नहीं थे। तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा कि आप कुरान और शिक्षा की एजुकेशन हासिल करने के लिए आप चले जाइए चीन। तो आज
जब भी आप किसी भी ज़माने में हो, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए आपको पढ़ना लिखना, शिक्षा ग्रहण करना ज़रूरी होता है। आप सिर्फ कुरान और हदीस पढ़कर तो आप एक बेहतर इंसान या फिर आप अकम्पलिश्ड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, तभी आप अपने लिए और अपने समाज और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन अंबर, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस देश में जहाँ एजुकेशन सिस्टम पर बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी डिबेट होता है कि कई नेताओं के बयान में जिन्ना वाली सोच नज़र आती है। जैसे कि अभी उस नेता ने कहा कि हमारी आबादी बढ़ रही है, सरकार हमारी होगी। इसके बाद एक और नेता है, वो कहते हैं कि 15 करोड़ की आबादी हमें फ्री छोड़ो, फिर हम बताते हैं क्या चीज़ है। जी। तो क्या ऐसे बयानों का रेपरकशन है कि टाइम टू टाइम 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद इस तरह की माइंडसेट डेवलप हुई है? एक और चीज़ मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि दिल्ली के ही कई इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंस है। वहाँ पर कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति फ्री फील करके रोम नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता। उसको एक प्रेशर महसूस होता है, उसको एक डर महसूस होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो जाता है? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहला जो आपका सवाल था कि इस तरह के बयान जो आपने कहा कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी हो जाएंगे, 10 मिनट दे दीजिए, जो छोटे ओवैसी का बयान था। मुझे लगता है कि ऐसे बयान सेक्युलर पॉलिटिक्स का नतीजा है, और ऐसे बयान देकर लोग फ्री घूमते हैं, ये भारत में ही होता है। क्योंकि मैंने सऊदी अरेबिया का एग्जांपल दिया, जहाँ पर फ़लस्तीन की बात नहीं हो सकती, सीधा फरमान है, लेकिन भारत में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये सारा कुछ हुआ, ये मदरसा एजुकेशन अगेन कहाँ से आया? सेक्युलर पॉलिटिक्स की वजह से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ से बना? सेक्युलर पॉलिटिक्स की वजह से। भारत में जो कुछ भी आज मुसलमानों की स्थिति है, जो गेटर्स की आपने बात की कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एग्जैक्टली वक्फ बोर्ड बना, ये सारी चीज़ें हुई, ये सिर्फ सारी चीज़ें सेक्युलर पॉलिटिक्स की वजह से हुई। संविधान की प्रस्तावना में एग्जैक्टली सेक्युलर जोड़ा गया, और इस तरह की चीज़ें, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, और सब कुछ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन हुआ। तो मुझे लगता है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर जो हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस देश के साथ खिलवाड़ हुआ है, वही नतीजा है कि आज इस देश के मुसलमान इतने ज़्यादा इंटाइटल्ड फील करते हैं कि आप सरकार पे प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि आप गज़ा को बचाने के लिए वॉर में आप उतर आइए। भाई क्यों? हमारा इंटरेस्ट है, हमें जहाँ देश को लगेगा कि हमें वॉर में आना चाहिए। हम तो पाकिस्तान के साथ वॉर में नहीं आए, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, चाइना के साथ ऐसे वॉर में नहीं आए। जब तक सामने से हमला नहीं होता तब तक भारत तो किसी पे भी वार आज तक भारत ने किया ही नहीं है। तो ऐसे में हम ये इंटाइटलमेंट कहाँ से आया? ये एकदम से नहीं आया, ये सालों की मेहनत है सेक्युलर पॉलिटिक्स की, जिसकी वजह से मुसलमानों का ये माइंडसेट बना है। लेकिन अगेन बच्चा बिगड़ जाता है तो उसको सुधारना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब सुधरेंगे, जब तक मुसलमानों को संवैधानिक अधिकार तो सबसे एक्स्ट्रा चाहिए, आपको वक्फ बोर्ड भी चाहिए, आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी चाहिए, आपको पर्सनल लॉज चाहिए, और जब जिम्मेदारी संवैधानिक निभाने की आती है तो आप बेचारे गरीब और विक्टिम मुसलमान बन जाते हैं। तो आप आधार कार्ड नहीं एग्जैक्टली आप आधार कार्ड भी नहीं दिखाएंगे, और आप बोलेंगे भाई नहीं ये तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अगर आप अमेंडमेंट्स की बात करें, आप सुधार की बात करें, हो ही नहीं सकता। दिखाने की बात कीजिए, अमेंडमेंट्स तो बहुत दूर की बात है। वही ना, तो आपको अगर अधिकार चाहिए तो आप जिम्मेदारी भी निभाएंगे। आप चाहे किसी रिश्ते की बात करें, माँ बाप बच्चों के रिश्ते की बात करें, पति पत्नी के रिश्ते की बात करें, या फिर देश और नागरिक के रिश्ते की बात करें, तो आपको अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। अच्छा टाइम के मुसलमान जिम्मेदारी निभाएं। आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी मैं रिसेंटली एक डिबेट में बैठा था। उस डिबेट में मैंने एक सवाल पूछा कि भाई वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 मंदिरों पर अपना दावा ठोका है, वो मंदिर 1958 से बिलोंग करती हैं। तो वे हाँ वो दावा कर सकते हैं, वो 1958 क्यों, चाहे 1900 क्यों। तो फिर मैंने बोला कि जो आप लोग 1991 का वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं, जिसमें आप लोगों ने काशी में सर्वे होने से रोकने की कोशिश की थी, मथुरा के सर्वे को रोकने की कोशिश की थी, फिर उसका क्या? बोले नहीं, वक्फ बोर्ड किसी पे भी दावा कर सकता है, उसमें 1991 वर्शिप एक्ट नहीं चलेगा। ऐसा ही है। तो मैंने बोला आप अपने सहूलियत से किसी भी कानून को एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे जिसमें आपकी सहूलियत बनेगी। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन मैं डिबेट इस बात पे करना चाह रहा था, इस देश में एनआरसी की बात हुई, इस देश में सीए की बात हुई, सीए तो आ भी गया, इस देश में कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है। जब सीए आया तो इस देश के मुसलमानों को से कोई लेना देना नहीं था। एब्सोल्युटली। सिर्फ पाकिस्तान के माइनॉरिटीज और जो भी बांग्लादेश के नेबरहुड है माइनॉरिटीज, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज,
इनके माइनॉरिटीज का लेना देना था, उसमें भी मुसलमान नहीं। मुसलमानों के लिए 57 मुल्क हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी हैं, जो हिंदू पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उनके लिए कौन सा मुल्क है? कोई मुल्क नहीं है। लेकिन फिर भी इस देश में देखिए कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ। ये उसी से कनेक्ट करता है, उसी सोच से कनेक्ट करता है। जब आप नसरल्ला और गाजा पट्टी पर जब हमले होते हैं, तो आप उठ खड़े होते हैं, अपने देश में विरोध करने लग जाते हैं। तो क्या ये हिंदुस्तान में ही मुमकिन है? देखिए विवेक, सबसे पहली बात यह है कि जब माइनॉरिटीज़ की बात होती है, हालांकि नंबर्स के बेसिस पे देखा जाए भारत में तो मुसलमान माइनॉरिटीज़ नहीं होते, 25 करोड़ माइनॉरिटी नहीं होती, 25 करोड़ का पाकिस्तान एक मुल्क बना हुआ है। बिल्कुल। तो ये बहुत अनफेयर है कि हम अगेन वही जो विक्टिमहुड माइंडसेट है कि हम बेचारे हैं, हम गरीब हैं, हम पे जुल्म हुआ है। तो ये माइंडसेट है जिसकी वजह से जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं, सीए को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए गए, और मुसलमानों क्योंकि वो भड़क जाते हैं, इजीली भड़काऊ कौम होती है, उनको बोल दीजिए आप पे जुल्म हो रहा है, पहले ही मुझे फील होता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। अब एक और भाई साहब आके बोलेंगे भाई अंबर तुम्हारे साथ बड़ा गलत हो गया, तो मैं तो रोना मातम डाल दूंगी, भाई एक तो मेरे पास जुल्म था, अब एक और हो गया। अपनी अकल लगाइए, अपनी अकल नहीं लगाते ना, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो आदत है उनको दूसरे के ओपिनियन से चलने की। जब मौलाना ही आपको बताएंगे कि ये है इसका मतलब और ऐसे होता है, जिसको आदत है दूसरे के ओपिनियन पे चलने की, वो जहाँ से एक फरमान, एक डिक्टेट, एक मिस इन्फॉर्मेशन मिली और आके सड़क पे बैठ जाते हैं। ये आप ज़रा सोचिए, सीए से जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, जो पाकिस्तान, जो कि हमारा सिटीजनशिप एक्ट भी हुआ था, जो नेहरू लियाकत पैक्ट में भी यही बात हुई थी कि माइनॉरिटीज़ एक्सचेंज होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त इस पैक्ट में जो कट ऑफ डेट थी वो बिना छोड़ के अगर ये सब कर दिया जाता तो आज ये सब नहीं होता। जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो नहीं होता। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पे जुल्म होता है तो बेचारे मुसलमान जिनको लगता है कि वो ह्यूमैनिटी के लिए सड़कों पर आते हैं, वो तब नहीं निकल के आते जब अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हुआ, उनको मारा गया, लटकाया गया, उनके घरों में आग लगाई गई, रेप हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो आप जुल्म के खिलाफ बड़े बड़े कन्वीनियंटली खड़े हो जाते हैं। आप पश्चिम बंगाल में उस डॉक्टर के साथ जो हुआ, एब्सोल्युटली, उसके लिए रूमी दरवाजा पे एक प्रोटेस्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली। पूरे या फिर आप देश में protest हुआ। हसन नसरल्ला के लिए सड़कों पर उतरते हैं, या कासिम सुलेमानी के लिए उतरते हैं, तो आप जनरल वीके सिंह के लिए क्यों नहीं सड़कों पर आते हैं? आप हमारे देश के अगर एक जनरल की इस तरह से जाते हैं इस दुनिया से, तो हमें क्यों नहीं अफसोस होता? हम क्यों सड़कों पर नहीं आते? अगर हमें इतना ही दर्द हो रहा है एक प्राइवेट मिलिशिया के जनरल के लिए, तो हमें अपने देश के जनरल के लिए क्यों दर्द होता है? तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लैरिटी की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि सरकार को कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी नरमी आई है सरकार के। जैसे कदम से हालात इतने तनावपूर्ण हो जाते हैं, आपको लगता है कि कोई कड़े कदम के बारे में सोचा जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि राष्ट्र सुरक्षा और जो एक ब्रेन शेप अप करना होता है, एक जो एग्जैक्टली जो देश की सॉवरेनिटी होती है, उसको मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। और मुझे लगता है कि आज की जो मौजूदा सरकार है वही इस तरह के कदम भी उठा सकती है, और ये आगे और ना बढ़े, ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। इससे किसी तरह के अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पे आप देखती हैं ये सब? ऑफ कोर्स बहुत, मैं बोल रही हूँ कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए, किसी भी देश की सॉवरेनिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर नागरिक को ये समझ में आना चाहिए। मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई इस तरह की ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स होनी चाहिए जहाँ पर आपको राष्ट्रीयता पढ़ाई सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि हम बहुत राष्ट्रवादी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उतने राष्ट्रवादी हैं। आप अमेरिका में जाके लोगों से मिलिए, राष्ट्रवादी छोड़िए, वंदे मातरम बोलने में प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वही मैं बोल रही हूँ कि एक वर्कशॉप होनी चाहिए। पाकिस्तान का एक मौलाना कह रहा था कि धरती चपटी है, तो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। तभी तो आज ये हाल है, पाकिस्तान के लोग विश्वास कर रहे हैं। हाँ, तभी लेकिन तो यहाँ किसी ने कह दिया कि भाई वंदे मातरम बोलना है आपको, सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजे तो खड़े नहीं, आप पार्लियामेंट में खड़े होकर जय फलस्तीन बोलेंगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते। तो ये कैसे दूर होगा? तो और ये माइंडसेट बनी कैसे इतने दिनों में? ये बड़ी मेहनत से बनी है। जब 1947 आपने मुल्क बंटवा लिया है, आप चले गए उधर, आपने ये कहा कि भाई हम मुल्क को अपना मानते हैं, इसलिए मुल्क को अपना मान के यहाँ पर रुके, और आज ये सबसे बड़ा स्कैम था। ये सबसे बड़ा स्कैम था पूरे इतिहास में। मुझे लगता है कि पूरी ग्लोबल हिस्ट्री में, एग्जैक्टली ग्लोबल हिस्ट्री में सबसे बड़ा इतिहास है जो भारत से पाकिस्तान को निकाला गया। देखिए, धर्म के नाम पर मुसलमानों ने मांगा कि हमें एक अलग से कंट्री चाहिए, ठीक है। अब वहाँ से यूपी और बिहार के मुसलमान सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर रहे, और मेजॉरिटी यहाँ के यहीं रह गए।
बाकी सारे बेचारे करोड़ों मुसलमान, लगभग 1.5 करोड़ लोग इधर से उधर विस्थापित हुए, इधर पूरे दोनों के मिला करके, और लाखों लोग मारे गए, लूट प्लंडर रेप, क्या कुछ नहीं हुआ। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा काला अध्याय है जहाँ पर ये सब हुआ। उसके बावजूद भी मुसलमान यहाँ के यहीं रहे जिन लोगों ने इस बंटवारे की मांग की थी, एक अलग देश की मांग की थी। और उसके बाद फिर कहते हैं कि क्योंकि आप तो सेक्युलर हैं तो हमें फिर से आप बर्दाश्त कीजिए, हमें हमारे हर अधिकार एक्स्ट्रा चाहिए, हमें एक्स्ट्रा पर्क्स चाहिए, हमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, पर्सनल लॉ, वक्फ एक्ट बोर्ड, सब कुछ चाहिए। अच्छा, दुनिया के किसी ऐसी कंट्री में कहीं ऐसा होता है जहाँ मेजॉरिटी सब कुछ सेटल करके चले, टॉलरेंस होके चले, जो माइनॉरिटी है उसकी सारी बातों को मानी जाए? मैंने बोला ना आपको, ये तो पूरी ग्लोबल हिस्ट्री में ये पूरा बड़ा स्कैम है, या एक लौता स्कैम है जो भारत में हुआ है। और सेक्युलरिज्म का भार आज भी मेजॉरिटी पे और भारत पे ही है। आपको अगर भारत पसंद नहीं है, आपको सेक्युलरिज्म नहीं पसंद, जो सो कॉल्ड आपकी सेक्युलरिज्म है, जबकि हम सब जानते हैं कि ग्लोबली सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि आपका धर्म आपके घर पे, आप जब बाहर निकल रहे हैं तो आप उस देश का नागरिक बनकर निकल रहे हैं, आपकी पहचान सिर्फ भारतीयता है या आप जिस भी देश से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही पाठ पढ़ाया गया है। आप बाहर जाएंगे तो आप तो हिंदुस्तानी के तौर पे जाना है। एग्जैक्टली माय पॉइंट है। आप ग्लोबली चले जाएं तो सेक्युलरिज्म की ही परिभाषा आपको मिलेगी कि आप विवेक है, मैं अंबर हूँ, लेकिन हम दोनों भारतीय हैं। हम बाहर निकलेंगे तो हमसे कोई नहीं पूछेगा कि आप हिंदू या मुसलमान हैं, हम दोनों को देखकर यही बोलेंगे अरे आप दोनों भारतीय हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है अंबर कि आज के दौर में नेशनली इंटरनेशनली ये पूछा जाने लगा है आप कौन से धर्म से ताल्लुक रखते हैं। वो इन्हीं सब सारी चीज़ों की वजह से अमेरिका आप चले जाइए, आपको 2 घंटा शाहरुख खान का आपको याद है वो इंसिडेंट हुआ था कि वो तो नंगा कर देते। पाकिस्तानी एक्टर्स के आपको कितने सारे बयान मिल जाएंगे जहाँ पर वो ये कहते हैं कि बड़ा हमें ह्यूमिलेटेड फील होता है जब वो आपको साइड कर देते हैं। न्यूयॉर्क में एग्जैक्टली वो साइड खड़ा कर देते हैं, एग्जैक्टली साइड खड़ा कर देते हैं और ले जाते हैं और घंटों उनकी इंटेरोगेशन होती है। तो अब एक जरूरत है कि वर्ल्ड वाइड इमेज बदलने के लिए कोई Absolutely. आपकी कम्युनिटी से भी कुछ लोग सामने आए और मैंने लोग नहीं, सऊदी ने इस मामले में बड़ा मैंने अच्छा कहा काम देखिए सऊदी अब मोहम्मद बिन सलमान एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पे देखे जा रहे हैं, लेकिन उनको भी कहते हैं कि ये तो जूस का एजेंट है, दलाल है, नॉन लाइक दैट। वो भारत के मुसलमान ही देते हैं क्योंकि भारत के मुसलमान तो एक्सपर्ट है किसी को भी एक उपाधि पदवी देने के लिए। हाँ, रशीदी साहब ने मुझे कई बार कहा है कि वो तो जूस का दलाल है, यहूदियों का दलाल है। मैंने कहा अच्छा ये बात मुझे पता नहीं थी कि अलग से उन्होंने जानकारी। AIIA के अध्यक्ष हैं हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि जो ग्लोबल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि सऊदी अरेबिया और सब में एक बड़ी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली मुसलमानों को लीड करती हैं, वो जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उनको चाहिए कि जो कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट्स हैं और टर्म्स हैं उनका एक पॉजिटिव बैरिटर नैरेटिव लेकर आज के हिसाब से कोएग्जिस्टेंस को कंसीडर करते हुए आगे आना चाहिए, ताकि मुसलमानों की जो इतनी फजीयत और बेइज्जती हो रही है उनकी ना हो और उनको एक बेहतर और अच्छे नागरिक बनकर रहें जहाँ कहीं भी वो रहते हैं। नहीं, वो तो हमारी सलाह से तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं मतलब हम लोग एटलीस्ट हम जो रेडिकलाइजेशन महसूस की जा रही है इस देश में वो वाकई बहुत अलार्मिंग है ऑफ कोर्स। और मुझे लगता है कि इस पे अब जिस NRC की बात हो रही है हमारे देश में, आप देखिए कि NRC, अब सोचिए पाकिस्तान के पास NRC, भारत के पास NRC नहीं है, और अब देखिए कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास NRC ना हो। इस देश में जो घुसपैठिए हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उनकी संख्या करोड़ों में है। हाँ, क्योंकि हम वो अगेन ये सब सेक्युलर पॉलिटिक्स की वजह से होता है, क्योंकि पार्टियां ही उनके आधार कार्ड बनवाती हैं, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक बढ़ानी है। आज अगर आप जितनी भी सीमावर्ती राज्य हैं उसमें आप झारखंड हाई कोर्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की बात करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, हर एक राज्य की हाई कोर्ट ने ये अलर्ट दिया है सरकारों को कि आप इस पे संज्ञान ले, क्योंकि ये बहुत अलार्मिंग है उस राज्य की संस्कृति और सुरक्षा के लिए ये ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स आप रोहिंग्या नहीं है क्या उधर, वहाँ पर शाहीन बाग और पूरा एरिया है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनके आई कार्ड बनवाए, उनको बिजली का कूलर दिए, उनको बाल्टी और प्रॉपर किट उनको बसाने के लिए सामान दिया गया, बाल्टी किचन का सामान एंड ऑल, फोल्डिंग पलंग। तो वो लोग तो वहाँ पर बहुत धड़ल्ले से रहते हैं। अब इनफैक्ट वो जो एरिया है वो टूटने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की वो जमीन है और उसको तोड़ा जाने वाला है बहुत जल्दी। उस पर एक्शन हुआ है योगी, नहीं फिर से हो रहा है वो एक्शन, एग्जैक्टली उसको तोड़ा जाएगा और उम्मीद करती हूँ कि तोड़ा जाए, क्योंकि बहुत बहुत प्रीशियस जगह है वो। मैं जिस तरह के हालात देखता हूँ मुझे कभी कभी डर लगता है कि सिविल वॉर जैसी कोई सिचुएशन ना भड़क जाए, कभी कोई कम्युनल टेंशन वाली स्थिति ना हो जाए,
क्योंकि जब लोग रेडिकलाइज होते हैं तो फिर वो उसको संभाल उसका पाना रिवर्स बड़ा- रिएक्शन भी तो होता है। जो एक इंसान पीसफुल है, कोई एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है, आप अगर सड़कों पर उतरकर इस तरह के मुजाहिरे करते हैं तो दूसरा इंसान भी सोचता है कि अगर देखिए ये लोग तो बात बात पे सड़कों पर उतर आते हैं, हम को इतना पीसफुल बनने की क्या ज़रूरत है, हमें भी इनसे जो परेशानियां हमें उस पर भी बोलना चाहिए। अच्छा, और मोदी जी से मुसलमानों को क्या दिक्कत है? मोदी जी से तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी भला काम भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने किया है या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है या सरकार ने किया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। क्योंकि इससे पहले 1984 में जो शाबानो का एक नहीं, अगर ऐसा केस होता हुआ, तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए 2024 के नतीजे इस बार बहुत ये वही है ना, जानकारी का अभाव। जो एक्सपेक्टेड था ऑफ कोर्स इट उसके वाज सो बहुत उलट है। अनफॉर्चुनेट। हाँ, बिल्कुल, अनफॉर्चुनेट आप कह सकती हैं। मैं तो बिल्कुल कहूंगी, सिर्फ क्योंकि रिजल्ट की देखिए बात करूंगा, मैं वही लेकिन बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए जिस सरकार ने जिस प्रधानमंत्री के लिए आपके समाज को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाया, 84 की मैंने बात की, शाबानो वाला केस हुआ, सरकार कोर्ट एक महिला के फेवर में केस देती है जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड था, लेकिन तत्कालीन सरकार उसको उसमें लाके उस फैसले को पलट देती, क्योंकि लाखों की संख्या में इंडिया गेट पे मुसलमान चले गए कि नहीं हमें ये फैसला नहीं चाहिए। तो उस वक्त जो महिलाओं के साथ और मुसलमानों के साथ इनजस्टिस हुआ वो कंटिन्यू रहा, अब जाके 2019 में वो सॉल्व हुआ। आज रिफॉर्म्स की बात आ रही है कि आप अगर इस देश के नागरिक हैं, हर नागरिक का अधिकार बराबर है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, तो कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां भी बराबर होनी तो चाहिए। आपको लगता है महिलाओं ने मोदी जी को वोट किया होगा इस बार? मुझे लगता है कि महिलाएं तो मोदी जी को सपोर्ट करती हैं, लेकिन अगेन जो सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की जो कवायद है पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में बहुत वो तेज़ हुई है, क्योंकि उनको लग रहा था कि मोदी जी तो जम गए, अब जाने वाले नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वो एक टेम्परेरी था और वो हल्का सा एक ग्लिच था, लेकिन वापस अगर हम अगले चुनावों में देखेंगे तो मुझे लगता है कि वापस प्रधानमंत्री लेकिन मोदी उनकी सरकार महिलाओं में आएगी। भी तो रेडिकलाइजेशन का इशू होगा। हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि बिल्कुल है। बुर्के को लेकर कई और सारे विवाद हम सुनते बिल्कुल है। हैं। बच्चियां बुर्का पहनने की जिद करते हैं, कहते हैं हम इसी कपड़े में जाएंगे क्योंकि हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है, हमारे धर्म में इसकी मान्यता है। तो ये मतलब ओवरऑल एक चैलेंज है जिसे ओवरकम करने की आवश्यकता है। और बिल्कुल, ये जो आप उम्मा का कॉन्सेप्ट बता रही हैं, जब तक उम्मा का कॉन्सेप्ट प्लस जो मैंने कहा है कि जब तक रेडिकलाइजेशन को राष्ट्र रोकने के लिए फॉरेन फंडिंग को उसकी जांच करनी ज़रूरी है सरकारों को, कि किस देश से कहाँ से फंडिंग आ रही है और उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, मदरसों में क्या शिक्षा, क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह के ब्रेन प्रिपेयर किए जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है राष्ट्र प्रथम वाली सोच बहुत एग्जैक्टली जरूरी मैंने है। कहा एक देश- वर्कशॉप होनी चाहिए देश जहाँ पहले। पर राष्ट्र क्योंकि सर्वोपरि। आपका देश है तभी आपकी एब्सोल्युटली, आप हैं, आपकी पहचान है, आप आपकी एग्जिस्ट पहचान करते है, हैं। आप एग्जिस्ट करते हैं, आपका धर्म है, आपकी इज्जत है। देश नहीं है तो कुछ नहीं है। मुझे लगता है इससे जो लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं बाहर से, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, या यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, या आप गाजा के शरणार्थियों को ले लीजिए, आप इराक के शरणार्थियों को ले लीजिए, उनसे पूछिए कि भाई एक शरणार्थी होना क्या होता है, तो मुझे लगता है वो बेटर बता पाएंगे। उनसे बेटर शायद ही कोई इसको डिस्क्राइब कर पाएगा। अंबर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत Thank you so करने के लिए, much, अपने thank कीमती वक्त हमें देने के लिए। अंबर जैदी खुलकर बात कर रही थी जो हालात इस वक्त पूरे विश्व में बने हुए हैं और साथ ही इस देश में जिस तरह से हालात बने हुए उसके बारे में उन्होंने अपने विचार रखे। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। इसे देखिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।